हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेव द अर्थ कैंपेन एंड वसुधा आर्मी। वैसे तो ये टॉपिक इस चैनल के लिए नहीं है, ये बेसिकली इसके लिए अलग चैनल बनाना था, बट सिर्फ यही एक वीडियो के लिए एक अलग चैनल बनाया जाए यूट्यूब पे, तो इससे बेहतर है मैं इसको इस पे ही डाल दे रहा हूँ। तो क्या है टॉपिक, ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, लेट अस अंडरस्टैंड अर्थ। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी को समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी क्या है। ये एक जनरल आइडिया के लिए हम लोग समझ रहे हैं, पूरा इसमें डिटेल डिस्कशन नहीं कर पाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस थोड़ा टच करके हल्का हल्का समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये पृथ्वी का एक पहला पॉइंट, पृथ्वी का एक फोटो बना के हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि जो पूरे पृथ्वी पे जो हवाएं होती है वो प्लैनेटरी एयर स्ट्रीम चलती है। मतलब एक ही हवा है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम के कभी वो भारत में आ रही है, कभी अमेरिका में आ रही है, कभी चाइना में, कभी पाकिस्तान में, हर जगह वो एक ही हवा घूम रही है। और ये आजकल बहुत डिस्टर्ब हो गया है हवा का पैटर्न। एग्जाम्पल आप वेस्टर्ली भी देखेंगे, वो भी जो वेस्टर्ली हवा ये भारत के अंदर बहता है काफी, तो ये भी काफी डिस्टर्ब हो गया। उसी तरह से जितने भी हवा पूरे पृथ्वी पे कहीं पे भी बह रहा है, इनका पैटर्न काफी ऊपर नीचे हो रहा है आजकल। दूसरा, जो ओशियंस हैं, जो पृथ्वी के ऊपर जो ये समुंदर है, ये सब भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमने उनको जनरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग नाम जरूर दे दिया है, बट ये सारे जो समंदर है वो है तो एक ही, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इसमें बहुत तरह की समस्या हो रही है, जैसे पोल्यूशन का सिस्टम है पूरा, जिसके अलग अलग तरह का पोल्यूशन है। मान लीजिए मरीन के अंदर कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है, लोग प्लास्टिक सारा प्लास्टिक उसके अंदर ही फेंक रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड का जो पोल्यूशन है उसका पूरा असर जो है वो मरीन के मतलब समंदर के अंदर जो इकोसिस्टम है पूरा, उसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल कोरल्स आप ऐसा समझिए, ये समंदर के अंदर के पेड़ पौधे हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर आप जो बाहर पेड़ पौधे देखते हैं, तो समंदर के नीचे भी पेड़ पौधे होते हैं जो जिनका काम है बेसिक सनलाइट और हवा का इस्तेमाल, सनलाइट और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके खाना बनाना। तो ये काम कोरल्स करता है, और इसको खा करके जो मरीन इकोसिस्टम है, मछलियां, ये जितनी भी और भी चीजें हैं वो सब जिंदा रहते हैं, और फिर उनको एज ए फूड चेन इंसान भी इस्तेमाल करता है। तो पूरा का पूरा जो पोल्यूशन के कारण मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, इनफैक्ट डिस्ट्रॉय होने के कगार पे है, और कोरल्स भी लगभग खत्म होने के कगार पे है। तीसरा समस्या को समझने का प्रयास करते हैं, आइस कैप्स। देखिए, नॉर्थ पोल पे ना पूरा एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों काफी ठंडा होता है, तो यहाँ पे ना पूरा बर्फ का एक परत है, काफी मोटा परत है, जो कि आजकल अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो बड़े बड़े आइस के जो स्लैब्स हैं वो पिघल रहे हैं और टुकड़े बन बन के वो समंदर के अंदर जाए जा रहे हैं। इसके कारण, और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मान लीजिए हिमालय है, और ये वहाँ सब जगह जो ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ गया, वातावरण बढ़ गया, उसके कारण ये सारे जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इसके कारण क्या हो, जो समुद्र का जो लेवल है वो काफी तेजी से तो नहीं बढ़ा, मतलब रिलेटिव सेंस में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। इसके कारण क्या होगा कि सी लेवल राइज होने के कारण जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है। दूसरा, इन बर्फों के अंदर ना काफी मीथेन दबा हुआ है, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ेगा। और भी ये बहुत डिटेल समस्या है, इसको पूरा डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस एक इशारे के लिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी पे कितने तरह की प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हो रखी हैं इंसानी हरकतों के कारण। चौथा, वोल्केनिक रीजेस एंड आइलैंड्स, एग्जांपल रॉकी माउंटेन्स। देखिए, जो बहुत सारे पहाड़ मतलब पर्वत हैं वो वोल्केनो के कारण बने हुए हैं, मतलब जो समुद्र जमीन के अंदर का जो लावा बाहर निकला है उसके कारण उन वोल्केनोज का निर्माण हुआ है। उन सबका ना एक फटने का टाइम भी होता है, वापस दोबारा हर एक अंतराल के बाद, कोई मान लीजिए 1000 साल के बाद फटता है, कोई 10,000 साल के बाद फटता है। और बहुत सारे जो आइलैंड्स है समुद्र के अंदर, ये भी वोल्केनिक आइलैंड्स, ये सब वोल्केनो पे बने हुए हैं। तो जब ये, और पृथ्वी अंदर से काफी गर्म हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये फिर से लावा बाहर निकल रहा है डिफरेंट पोजीशन से, और जब लावा बाहर निकलता है तो वोल्केनिक इरप्शन होगा, उसके कारण फिर भूकंप आता है, और भूकंप के कारण सुनामी आता है। अब क्योंकि समुद्र का लेवल भी राइज होगा, उसके बाद जब भूकंप और सुनामी आएगा तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। पांचवा पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं, मिड ओशियनिक रीज, एमओआर, मिड ओशियनिक रीज एंड ब्रोकन क्रस्ट ऑफ द अर्थ। देखिए, जो पृथ्वी है बाहर से हमें एक बराबर दिखती है, लेकिन आपने अगर बच्चों को देखा होगा, जो जिक्सॉ पजल वाले बच्चे जब खेलते हैं तो मान लीजिए 100 अलग अलग पीसेज होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ करके जब वो एक बनाते हैं तो मान लीजिए शिप का इमेज बन जाता है, प्लेन का एक फोटो बन जाता है टोटल, तो देखने में वो पूरा एक लगता है, लेकिन है तो अलग अलग 100 पीसेज से मिलकर बना हुआ। वैसे ही जो पृथ्वी है वो बाहर से भले एक लगता है, लेकिन वो अलग अलग
टुकड़ों में बना हुआ है, और जो जहाँ पे ये दो टुकड़े मिलते हैं वहाँ पे वो गैप होता है जिसके अंदर से लावा बाहर आते रहता है। मिड ओशनिक रिज इन्हीं लावा से बना हुआ समंदर के नीचे का पहाड़ है। समंदर के नीचे एवरेस्ट से भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं मिड ओशनिक रिज के अंदर, ठीक है। तो ये जो पूरा ब्रोकन क्रस्ट ऑफ अर्थ है, ये सब जगह से लावा बाहर निकलता है। जब भी पृथ्वी के अंदर एक्स्ट्रा गर्मी उत्पन्न होता है तो मॉल्टन लावा जो होता है वो बाहर निकलता है, और इस जगह पे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ठीक है। और इसको आप फिर उससे वोल्केनिक रिज से जोड़ लीजिए, फिर यहाँ से आप अर्थ को एक मतलब भूकंप पे चले जाइए, भूकंप के बाद आप सुनामी पे आ जाइए। छठा, अब एक बेसिक इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम का हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक जो पूरा पृथ्वी है उसका इकोसिस्टम एक ही है। वो बाहर उसमें सब कुछ ना अलग अलग तरफ एक साइकिल में कंप्लीट होता है। मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बराबर है बट वो साइक्लिक है। एक जगह से ऑक्सीजन दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह तीसरी जगह, तीसरे से चौथे जगह, चौथे से फिर पहले जगह जा रहा है। वैसे ही वाटर का साइकिल है। पानी भी एग्जाम्पल के लिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए समुद्र में पानी है, नदी में पानी है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर पानी है, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, आपके बॉडी से पसीना निकलता है। तो ये सब जो सूरज की गर्मी पड़ के हवा के अंदर जाता है, और हवा से फिर बारिश हो जाए, हेल स्टॉर्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, बर्फ गिरने लगे, इन सारे फॉर्म्स में वापस जमीन पे आता है। तो पानी वही बराबर है बट वो साइकिल में इधर से उधर होते रहता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन होता है, उसी तरीके से नाइट्रोजन होता है, उसी तरीके से हर जो एलिमेंट्स है उन सब का एक साइकिल है। चाहे वो सल्फर हो, कोयला कैसे बनता है, मान लीजिए जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु जब वो मर जाते हैं, क्योंकि सबके अंदर कार्बन से ही बने होते हैं कोयला, तो वो काफी जब मर जाते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे तो काफी समय तक, 1000 साल, 10,000 साल, 1-1 लाख साल तक ना पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, और उसके अंदर वो प्रेशर और टेम्परेचर का बदलाव होते रहता है। कभी प्रेशर का कुछ फर्क आता है, कभी टेम्परेचर का। तो प्रेशर और टेम्परेचर के फर्क में वो धीरे धीरे एग्जाम्पल कोयला में तब्दील हो जाते हैं। और फिर जब हम वो कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं आज, फिर वो जब इस्तेमाल करने के बाद हम उसको जला दे रहे हैं और दूसरे एलिमेंट को तब्दील कर दे रहे हैं। तो ये पूरा पृथ्वी का इकोसिस्टम है, सब एक साइकिल में चलता है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप अलग से जोड़ रहे हैं, और ये पूरा जीरो सम गेम है। इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा। दूसरा, इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो जिंदा जीव जंतु हैं, उनका भी एक साइकिल होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है पेड़ पौधे, ये पहले सूरज से खाना बनाते हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके। उसको फिर सेकेंडरी जो होते हैं फूड चेन में, फूड चेन जो खाने का, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, वो तीसरे जीव को खा रहा है, ऐसे करके जो चल रहा है। तो इन पेड़ पौधों को एग्जाम्पल मान लीजिए जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो भेड़ बकरी उसको खाते हैं। उन भेड़ बकरियों को फिर टर्शियरी जो अपर फूड चेन में लोग हैं, जैसे लायन, शेर, बाघ, भालू, चीते, ऐसा ये सब उनको खाते हैं। और जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, तो उसको फिर ना बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है, मतलब उसको तोड़ के ना टुकड़ों में तो उसको खा जाता है। जो पेड़ पौधा और जीव जंतु मर जाते हैं उनको फिर बैक्टीरिया धीरे धीरे तोड़ के खाते खाते उनको डिकम्पोज कर देता है, और सारे जो बॉडी है, चाहे वो पेड़ पौधा का हो या जीव जंतु का हो, इन सबको तोड़ देता है बेसिक एलिमेंट्स में। बेसिक एलिमेंट्स एयर, उसका जो पानी है वो अलग बाहर निकल जाएगा, एयर है जो अलग बाहर निकल जाएगा, जो उसका मिट्टी है वो अलग बाहर निकल के चला जाएगा। सब डिफरेंट एलिमेंट्स है, उन सब में ना डिकम्पोज कर देता है। अब और आते हैं आगे। कहने का ये जो हमने ना और भी ये बेसिक हमने ना पृथ्वी को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया कि इससे एक जनरल आइडिया लग जाए कि जो पूरी पृथ्वी है वो क्या है। अर्थ इज वन, पृथ्वी एक है। सो इज इट्स ऑल रिसोर्सेज एंड सिस्टम, और इसके अंदर का सारा रिसोर्स और सिस्टम जो है वो सब भी एक सिस्टम का हिस्सा है। पूरी पृथ्वी एक है। वो आप जनरल अपने एक सहूलियत के लिए हमने उसको डिफरेंट अलग अलग नाम दे दे, उसका एक अलग इस्तेमाल करने की, उसका पॉलिटिकल बाउंड्रीज सेट कर ले, सोशल बाउंड्रीज सेट कर ले, इकोनॉमिकल बाउंड्रीज सेट कर ले, बट अर्थ इज वन, पृथ्वी तो एक ही है। सो व्हेन वन पार्ट गेट्स डिस्टर्ब्ड, जब एक जगह पे कुछ भी डिस्टर्ब होता है, इम्पैक्ट इज फेल्ट एवरीवेयर, हर जगह उसका असर दिखेगा। मान लीजिए अगर आप हवा में यहाँ पे अगर आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ही पोल्यूशन रहेगा। वो हवा क्योंकि पूरे पृथ्वी पे चारों तरफ घूमती है, तो उसका असर वो चाइना से लेकर पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सब जगह पड़ेगा, और वहां जो वो लोग काम करेंगे उसका असर फिर भारत पे भी पड़ेगा। तो ये पूरा जो पृथ्वी है वो एक है, उसका पूरा सिस्टम एक है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया में कोरल रिफ्स है, सब बहुत बड़ा कोरल रिफ्स है, ग्रेट बैरियर रिफ। कोरल रिफ्स वो है जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन जब पानी के नीचे जाकर के जो देखता है, वो जो सब ग्लासेस लगा के जो देखा करते हैं हम फिल्मों के अंदर, उसे कोरल रिफ्स कहते हैं। वो देखने में लगता है कि कुछ भी नहीं है, बट वो एक्चुअली समंदर के नीचे के प्लांट्स होते हैं। तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के नीचे का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल सिस्टम, वो जब अगर मर रहा है तो उसके कारण क्या होगा, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं,
वैसे ये कोरल रिफ्स भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो उसके कारण क्या होगा, हवा में लेस ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर अक्रॉस द ग्लोब, हवा में ऑक्सीजन कम होगा। और ये ग्रेट बैरियर रीफ का जो ऑक्सीजन है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को तो मिलता नहीं है, ज्यादा तो ये पूरे पृथ्वी के हर देश के अंदर जाता है। तो जब ये खत्म होगा तो इसका असर पूरे ग्लोब पे दिखेगा, पूरे पृथ्वी पे दिखेगा। उसके अलावा एक और चीज समझने का यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ये कोरल रिफ्स हैं ये 70%, लगभग 60 से 70% ऑक्सीजन अकेला यही सप्लाई करते हैं। मान लीजिए जो हवा में ऑक्सीजन है उसका सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से आता है, तो 70% ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ ये कोरल रिफ्स देते हैं जो समंदर के नीचे है। और इनकी खास बात क्या है, ये बिल्कुल मरने के कगार पे हैं। क्यों? क्योंकि ना ये समुद्र से ना थोड़ा सा सतह से हल्का नीचे होते हैं, क्योंकि इनको सनलाइट भी चाहिए होता है। प्लस ये सिर्फ 22-23 डिग्री के टेम्परेचर पे, बहुत इसको निश कहते हैं, मतलब बहुत ही कम, अगर इनको 22-23 टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं। अगर आप टेम्परेचर को 25 कर देंगे तो भी ये मर जाएंगे, 18-19 होगा तो भी ये मर जाएंगे। तो इनका ना सर्वाइवल का वो इंसानों के इतना अडाप्ट नहीं है कि वो 60 डिग्री में भी जाकर जिंदा रह लेंगे और -20 डिग्री में भी जिंदा रह लेंगे। और इसके अलावा मान लीजिए जो सतह पे अगर काफी पोल्यूशन होता है तो सनलाइट इनको नहीं मिल पा रहा है, और फिर प्लास्टिक का पोल्यूशन, और ऐसे मल्टीपल कितने ही रीजन्स हैं जिसके कारण ना ये 70% जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो एक साथ ऑन वर्ज ऑफ डाइंग है। ये बिल्कुल ही, जब ये बैठेगा किसी भी दिन बैठेगा तो ये एक साथ ही बैठ जाएगा, क्योंकि ये इतना थिन मार्जिन पे इसका सर्वाइवल है। 22 से 23 डिग्री, समंदर से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, समंदर का पानी साफ होना चाहिए। तो इसमें से ये सारे प्रॉब्लम्स जब होंगे तो ये कभी ना कभी के बहुत ही, मतलब अपने एक्सटिंक्शन के कगार पे है। इस पे बहुत साइंटिस्ट हल्ला करते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो जब ऐसा होगा, 70% ऑक्सीजन का सोर्स अगर सिर्फ कोरल रिफ्स है और बाकी 20% जो है वो अमेज़न के जंगलों से आता है, बाकी 10% में बाकी जितना भी आप पेड़ पौधा देख रहे हैं वो सिर्फ 10% ही दे पाते हैं। लेकिन जब भी हम लोग ऑक्सीजन के लिए कोई किसी भी तरह का अगर देखते हैं कोई प्रयास हो रहा है तो उसमें ना सिर्फ वृक्षारोपण पेड़ पौधे रोपते हैं, जबकि वो सिर्फ 10% ही दे रहा है। तो आप कितना भी वृक्ष लगा के क्या कर लेंगे, आपकी कितनी कैपेसिटी, आप कितने लाख कितने करोड़ भी वृक्ष लगा देंगे तो 10% से 10.25% हो जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन, और क्या हो जाएगा। जो मेन कंट्रीब्यूटर है आपका कोरल रिफ्स, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा अमेज़न के जंगल में आप कंटिन्यूअसली सुन रहे हो कितने सालों से आग लगी भी जा रही है, उसको साफ भी किया जा रहा है, तो उसके कारण भी ऑक्सीजन का सोर्स कम होगा। प्लस उस जंगल को हटा करके आप वहां पे पिग फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके थ्रू, क्योंकि जानवर है तो उल्टा CO2 हवा के अंदर भेजेगा। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो काफी तेजी से घट रहा है। और ऑक्सीजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो कोई भी लिविंग। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिस दिन ऑक्सीजन का, सपोज करिए कि जिस दिन हवा में ऑक्सीजन की सप्लाई अगर एक साथ बैठा और काफी कम हो गया ऑक्सीजन, फिर बिना सांस के हम क्या करेंगे, सबके सब मरेंगे। ऑल्सो इफ वन एलिमेंट इज डिस्टर्ब्ड ऑल इकोसिस्टम डाइज। जो हमारा पूरा इकोसिस्टम होता है उसमें क्या हो जाता है कि अगर आप किसी भी पूरा साइक्लिक सिस्टम में अगर उसमें से आप किसी एक चीज को, बहुत ही थिन डेलिकेट बैलेंस पे बना हुआ है पूरा पृथ्वी, मिरेकल है। मान लीजिए ग्रह तो हमारे खुद के सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, लेकिन उन सब जगह लाइफ नहीं है। लाइफ होने के लिए ना बहुत थिन बैलेंस पे एवरीथिंग। आप अपने बॉडी को एग्जाम्पल के लिए लेकर देख सकते हैं कि सपोज कीजिए आपकी बॉडी है, बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रही है, सही ढंग से काम कर रही है, लेकिन अगर विटामिन सी बढ़ गया तो एक बीमारी, और विटामिन सी घट गया तो दूसरी बीमारी। वैसे ही विटामिन डी के लिए है, वैसे ही कैल्शियम के लिए है। और एक भी चीज आपका जैसे हल्का सा डिस्टर्ब होता है तो आपकी हालत कितनी खराब हो जाती है। बाकी सब परफेक्ट है, लेकिन एक कोई भी एक केमिकल बढ़ गया या घट गया तो बॉडी आप बिल्कुल नाकाम करने की हालत में होते हैं, पड़ जाते हैं बिस्तर के ऊपर। फिर डॉक्टर से जब तक इलाज नहीं करवाएं, वो केमिकल बैलेंस नहीं होगा आपके बॉडी में, चाहे कुछ भी हो, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। तो जैसे आपका बॉडी बिल्कुल थिन बैलेंस पे चलता है, वैसे ही जो हमारा पृथ्वी है वो भी थिन बैलेंस पे चलता है। तो अगर पृथ्वी के इकोसिस्टम में कुछ एक भी एलिमेंट को आप डिस्टर्ब करते हैं तो ऑल इकोसिस्टम उसके कारण ना पूरा टूट जाता है वो सिस्टम, और वो सिस्टम टूटने के कारण ना पूरा इकोसिस्टम मर सकता है। ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पे ना डिपेंडेंट है, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, इंसान हो। कोई यहाँ पे अकेले नहीं खड़ा है, सब एक दूसरे पे डिपेंड हो के खड़े हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखते होंगे कि सेव द टाइगर, टाइगर को बचाने का अभियान चलता है, शेरों को बचाने का अभियान चलता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंसान को टाइगर और शेर के लिए बहुत स्पेशल, उनको बहुत प्यार है, और या तो नहीं, इसलिए भी नहीं है कि उनको कोई दया है कि शेर पे या टाइगर पे कि कम रह गए तो इनको बचाया जाए। कोई दया मर्सी नहीं है। ये इसलिए है कि अगर आप इनको नहीं बचाएंगे तो आपका पूरा इकोसिस्टम ही मर जाएगा। मान लीजिए शेर खत्म हो जाएगा, बाघ खत्म हो जाएंगे जंगल से, तो क्या होगा फिर? हिरन और ऐसे जो जानवर हैं
उनकी संख्या बहुत बढ़ती चली जाएगी, और जब उनकी संख्या बहुत बढ़ती चली जाएगी तो वो सारे पेड़ पौधों को खा जाएंगे, और एक दिन जो हरा भरा जंगल था वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इसलिए सेव द टाइगर और सेव द लायन ये सब इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसलिए इनको बचाया जाता है। कोई इन पे मर्सी नहीं है इंसानों को कि दूसरे जानवर को बचाएंगे, इसको नहीं बचाएंगे। जो भी जीव जंतु विलुप्त होने का, और कितने जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं और हो रहे हैं बहुत फास्ट, इन सब पे डिटेल डिस्कशन करने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इन चीजों पे जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या हालत हो रखी है अभी पृथ्वी की। तो अगर हम शेरों को भी बचा रहे हैं या टाइगर्स को भी बचाते हैं तो इसलिए नहीं कि उन पे कोई मर्सी है, बल्कि इसलिए कि पूरे इकोसिस्टम को सेव करने के लिए वो जरूरी है। पजल पीसेज में हर पजल के छोटे छोटे पीसेज का रोल है, एक भी पीस गया पूरा पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा। इसके अलावा देखिए और भी कितनी समस्याएं हो गई हैं खड़ी। रिवर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट चला जाता है बिना ट्रीटमेंट के, पूरा अर्बन वेस्ट जा रहा है, तो पूरा का पूरा पूरे हर देश की यही हालत है। हर देश की जितनी भी नदी के सोर्सेज हैं वो सब पोल्यूटेड है। रिवर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक ही हुआ कि पानी का, नदी का मतलब पानी का, चाहे वो मरीन हो, समुद्र, उसमें भी पोल्यूशन है, नदी में पोल्यूशन है। प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कार्बन है तो, या मान लीजिए नेचुरल पत्ता है, तो उसको जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक चीज को, तो वो क्या होता है जब हम उसको वापस वातावरण में यूज करके थ्रो कर देते हैं, मान लीजिए केले का पत्ता, उस पर हमने खाना खाया, उसको उठाकर फेंक दिया, तो वो केले का पत्ता धीरे धीरे डिकम्पोज होकर पृथ्वी में घुल जाता है। बट ये प्लास्टिक ऐसी चीज है ना, ये टूटता ही नहीं है, ये खत्म ही नहीं होता, ये पड़ा रहता है। फिर जीव जंतु इसको खा लेते हैं, इसमें अलग केमिकल होता है, इसलिए पोल्यूशन होता है। तो प्लास्टिक का पोल्यूशन ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा एयर पोल्यूशन, हवा में देखिए कितने तरह के केमिकल्स जा रहे हैं, चाहे रीजन्स जो भी हो अलग अलग तरीके के जा रहे हैं। उसके अलावा उसमें डस्ट है, PM2.5, अब बहुत तरह के पोल्यूशन है। इन सब पे अलग अलग वीडियो ही बनाएंगे तो भी 1-1 घंटे का वीडियो बन सकता है, बट एक जनरल पर्पस के लिए हम समझने का प्रयास करें कि समस्याएं कितनी गंभीर हो गई हैं पृथ्वी के ऊपर। वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। उसके अलावा और क्या देखते हैं, दूसरा मान लीजिए वाइल्ड फायर्स, गर्मी बढ़ने के कारण ना जंगलों में अपने आप आग लग जा रहा है। आग पहले भी लगा करता था, बट अब वो ना एक लिमिट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, जिसके कारण ना पूरा का पूरा जंगल तबाह हो जा रहा है। सुनामीज आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स बढ़ रहे हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं। मान लीजिए अमेरिका में भी देखिए कितने बड़े बड़े चक्रवात, तूफान, जहाँ पे बाढ़ आ रहा है। इन सबकी ना सिवियर होने की कैपेसिटी काफी बढ़ गई है। मान लीजिए पहले जो आता था तो उसका जो डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी था, सपोज करिए x है, तो अभी 1.2x हो गया, और ये धीरे धीरे 1.3x हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा, ये बढ़ रहा है। तीसरा मान लीजिए फेमिन्स हैं, भुखमरी, बहुत जगह फेमिन्स आ जा रहे हैं, अकाल पड़ जा रहा है। डिजीजेज, अलग अलग तरह के डिजीजेज हैं, हवा से अलग डिजीज पैदा हो रहे हैं, वाटर बॉर्न, डिफरेंट पानी से अलग अलग तरह के डिजीज पैदा हो रहे हैं। देखिए जो बीमारियां होती हैं उनको अलग अलग वेक्टर्स कहते हैं इनको। जब बीमारी किसी एक जीव के अंदर होती है तो उस बीमारी को संक्रमण जिसको हम कहते हैं, तो संक्रमण एक जीव से दूसरे जीव में कैसे पहुंचता है, उसको ले जाने वाले को वेक्टर कहते हैं। जैसे कि मॉस्किटो, वायरस, बैक्टीरिया। कभी आप सुनते होंगे डॉक्टर पर जाएंगे तो कभी आपको वायरल फीवर मतलब हो सकता है, कभी बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है, कभी मॉस्किटो के कारण मलेरिया हो सकता है। और आज नेचर के अंदर ना दूसरा क्या है कि हर जीव के अंदर ना एडाप्टेशन की कैपेसिटी है। तो जो मॉस्किटो, मान लीजिए पहले गुड नाइट लगा के मार देते थे आप, फिर एक समय के बाद गुड नाइट काम ही नहीं करता है मच्छरों के ऊपर, फिर ऑल आउट आया, फिर ऑल आउट में भी एक्सट्रीम आएगा, फिर एक लेवल बढ़ते 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 ये सभी उससे अडाप्ट कर जाते हैं, और ये और पॉइजनस और डेंजरस होते चले जाते हैं, पावरफुल और पॉइजनस हो रहे हैं। आप आजकल के मच्छरों को अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो पहले मान लीजिए एक साइज के मच्छर हुआ करते थे, बट अभी कुछ मच्छर काफी बड़े बड़े भी मिलते हैं, और कुछ मच्छर इतने छोटे होते हैं वो काटते हैं और पता भी नहीं चलता किधर है मच्छर, दिखता ही नहीं है। तो ये जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं ये सब भी काफी अडाप्ट होकर पावरफुल हो गए हैं। तो इनके थ्रू चूहे हो गए, बहुत तरह के हैं, बट अभी इनके थ्रू जब डिजीजेस फिर फैलेगा तो आप कितना रोकेंगे। ये अभी सब हो रहा है, और कहीं कहीं मान लीजिए अभी हो रहा है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट एक दिन ये लिमिट के कैपेसिटी के क्रॉस होगा और उस दिन फिर एक महामारी फैलेगा। जैसे भी कोरोना एक वायरस के कारण फैला हुआ है, तो हमें लग रहा है कि सिर्फ यही एक नहीं है, ये सारे वेक्टर्स हैं, इनके थ्रू डिफरेंट डिजीजेज हैं जिनके होने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इन सब पे जब आप देखेंगे तो साइंटिस्ट, जिस फील्ड के जो भी साइंटिस्ट है, वो सबके लिए वार्निंग करते हैं, लेकिन इन वार्निंग्स को कोई सीरियसली लेता नहीं है, मजाक में लेकर के हम इस पे मेन लोगों को पहले इन सब चीजों के बारे में सुनना ही पसंद नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं पड़ता। अच्छा जो हो रहा है सो हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको इससे बढ़िया कि क्रिकेट और फिल्म की तरफ न्यूज देख लेंगे। तो लोगों का इस पे ना ध्यान ही नहीं है। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा नहीं, ये होगा। फिर जब हम फंसेंगे
तब फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। उसी तरीके से और भी ह्यूमन इंड्यूस्ड, वैसे तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैक्सिमम आजकल ह्यूमन इंड्यूस्ड ही हैं, लेकिन ह्यूमन इंड्यूस्ड और भी क्या क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे माइग्रेशन। मान लीजिए दो देशों में युद्ध हो जा रहा है, अलग तरह के प्रॉब्लम हो रहा है, तो पूरा का पूरा देश के लोगों को, राज्य के लोगों को, जिले के लोगों को, इन सबको ना अपना पूरा घर बार छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है, फिर जाके कैंपों में रहना पड़ता है। तो माइग्रेट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उसके थ्रू, उसके कारण ना ये काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है माइग्रेशन के कारण। दूसरा पॉवर्टी एंड हंगर, जो हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना अजीब है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो उस और बाकी ये माइग्रेशन और इस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर फेमिन्स और इन सब के कारण गरीबी काफ़ी बढ़ गई है, और उसके कारण हंगर। अब कितने ही देशों में अभी अभी आप जब इस पे देखेंगे, मुझे अभी एग्जैक्ट इतना नाम याद नहीं आ रहा, बट अफ्रीकन देशों में तो बहुत ज़्यादा है। लोग पानी के लिए कभी कभी देखेंगे तो 100 किलोमीटर जाके पानी लेके आ रहे हैं, कभी उनके पास अभी खाने का नहीं है, तो वो कुछ मतलब रूट्स और लिप्स, बहुत बुरी हालत हो जा रही है हंगर के कारण, पॉवर्टी और हंगर के कारण। तीसरा वार्स कॉन्फ्लिक्ट्स, हर जगह आप देख रहे हैं कि हर जगह युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स के कारण भी अर्थ पे ना प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरा वेपन्स टेस्टिंग बाय ऑल, राउंड द क्लॉक। देखिए, जब कोई दो देश आपस में जिस दिन युद्ध लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के लिए प्रिपरेशन में ही कितने तरह के वेपन टेस्टिंग रोज करते रहते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे केमिकल हो। तो टेस्टिंग करने में भी तो आप असर तो डाल ही रहे हैं ना पृथ्वी के ऊपर। कहने का तात्पर्य ये है, और वो टेस्टिंग सारे कंट्रीज कर रहे हैं कंपटीशन में, और राउंड द क्लॉक कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उल्टा टेढ़ा टेस्टिंग हो ही रहा है। उन सब का भी असर पृथ्वी पे पड़ रहा है। बाकी जो वार्स और कॉन्फ्लिक्ट्स है वो तो अपनी जगह है। सो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब ये लिस्ट, इस लिस्ट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस पे किसी अच्छे बंदे को बिठा देंगे काम करने के लिए, मैंने तो जितना मेरे को समझ में मैंने लिख दिया है, बट अगर आप अच्छे किसी बंदे को बिठा देंगे तो ये लिस्ट इतनी बड़ी है समस्याओं की, जिसपे पता नहीं 10-20 घंटे का वीडियो बन जाएगा। सो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन इसको सॉल्व करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। इतनी सारी समस्याओं को अलग अलग, इतनी जो समस्या है, इसको सॉल्व कैसे करें। पीपल हाउ टू सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने का एक प्रयास कैसे कर सकते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल नेशंस, ऑल वर्ल्ड लीडर्स, ऑल कॉन्शियस पीपल आर ट्राइंग। देखिए, जितने भी लोग राष्ट्र हैं, उस सभी राष्ट्र के लोगों को ये इनसे गुजरना पड़ रहा है। मान लीजिए बाढ़ भारत में आ रहा है तो हम लोग भी गुजर रहे हैं, दूसरे पाकिस्तान में आ रहा है, चीन में आ रहा है, अमेरिका में आ रहा है, जहां भी आ रहा है वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। तो सारे, हर देश के लोग इससे परेशान हैं, सारे वर्ल्ड लीडर्स इससे परेशान हैं, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स, क्योंकि जब देश में समस्या ऐसी हो जाएगी नेचुरल कैलामिटी की, तो वर्ल्ड लीडर्स का परेशान होना ही है। लेकिन वो कैसे सॉल्व करेंगे अपने देश की समस्या को, जबकि समस्या जो है वैश्विक स्तर की, जब पूरे पृथ्वी की समस्या एक है, तो सब एक दूसरे पे भले ब्लेम कर लेते हैं, लेकिन सब ये समझ रहे हैं कि समस्या पे ना कुछ, जब तक ये सारे वर्ल्ड लीडर्स समझ रहे हैं, लेकिन वो कुछ रास्ता नहीं समझ पा रहा है कि करा तो करा जाए, क्योंकि आपस में इतना कंपटीशन है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि हर वर्ल्ड लीडर करना चाह रहा है पर चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा ऑल कॉन्शियस पीपल, जिन लोगों को ना ये चीज समझ में आ रही है, वो भी ट्राई कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, चाहे वो मान लीजिए ग्रेटा गटनबर्ग हो, सदगुरु हो, जितने भी कॉन्शियस पीपल हैं, लोगों सबका कितना का नाम हम नहीं ले पाएंगे, पर जहां भी हैं जिनको ये समझ में आ रहा है, वो सब अपने अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं, जैसे हम भी अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, समटाइम्स इट इज गंगा बचाओ, कभी कोई गंगा बचाओ आंदोलन कर रहा है, समटाइम्स इट इज नर्मदा बचाओ, समटाइम्स इट इज नाइल बचाओ, कि कभी गंगा बचाने पर प्रयास चल रहा है, कभी नर्मदा बचाने पर प्रयास चल रहा है, कभी नाइल बचाओ। तो इस तरह से सब अपने अपने लेवल पे जिससे जितना बन पा रहा है, जिनको इस समझ में आ रहा है, सब अपने अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। लेकिन बट इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन ये सब ना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और कैन नॉट बी डन बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, और ये कोई अकेला इंसान या कोई ग्रुप कर भी नहीं सकता है। एक तो ये जितने भी लोग ट्राई करते हैं, ये इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाते हैं, और ये एक इंसान या एक ग्रुप किसी एक के लिए कर पाना, ये पूरे पृथ्वी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये पॉसिबल भी नहीं है। सो ओनली यूनाइटेड नेशंस, तो अभी के समय में अगर इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ही कर सकता है। और यूनाइटेड नेशंस में भी स्पेशली यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो ही, जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको नहीं मतलब एक साथ समझ करके करने पे कोई एफर्ट डालेगा, तब तक ये हो ही नहीं सकता। यूनाइटेड नेशंस ओवरऑल एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशली, यही लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई एक अकेला देश नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये ट्राई हो रहा है, यहाँ पे काफी बातें हो रही हैं इसको कैसे करके सॉल्व किया जाए। लेकिन इसको सॉल्व करने में क्या हो जाता है कि इंडिविजुअली क्या इसमें एक छोटा सा इनोवेशन करने की जरूरत है। नीड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म
वेयर ऑल पीपल कैन कोलैबोरेट, ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट। देखिए एक ऐसा फ्रेश प्लेटफॉर्म बनाने का जरूरत है सिर्फ इस पर्पस के लिए कि हमें ना पूरे पृथ्वी के सिस्टम को बचाने के लिए जितना हमसे प्रयास हो सके। देखिए जो नेचुरल कैलामिटी है जब आएगा तो आएगा ही, प्रकृति के खिलाफ इंसान क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उसे लड़के जीत तो सकता नहीं है, अपने प्रोटेक्शन का एक बेहतर उपाय कर सकता है और प्रिकॉशन के लिए जितना सुधार हो सके उतना सुधार कर सकता है। लेकिन एक देश करे, दूसरा नहीं करे, फिर तीसरा करे, तो ये होगा कैसे? जब तक कि कोई एक प्लेटफॉर्म ना हो वेयर ऑल पीपल, मतलब हर राष्ट्र के सभी देश के लोग पहले तो समझें और फिर उसके लिए ट्राई करें। ऑल पीपल कैन कोलैबोरेट, ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट, कि सब एक जगह आकर के पहले इकट्ठा हो, कोई एक तो प्लेटफॉर्म हो जहां पे वो इकट्ठा हो, वहां पे ऑर्गेनाइज हो, एक साथ मिल करके काम करने के लिए सोचे और तब उस काम को करे, एग्जीक्यूट करे। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं कि से ऑन सेम डे, एक ही दिन मान लीजिए गंगा, ऐसे अलग अलग हो रहा है, कभी गंगा बचाओ आंदोलन हो रहा है, कभी नर्मदा बचाओ, कभी नाइल बचाओ, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में समझा। तो अभी मान लीजिए कि एक ही दिन पे गंगा बचाओ भी हो रहा है, नर्मदा बचाओ भी हो रहा है, नाइल बचाओ भी हो रहा है, और ऐसे ही जितने जगह पे है हर देश के अंदर जो जहां जहां प्रॉब्लम है सब जगह के लोग एक साथ ही, मतलब पूरे पृथ्वी के जितने लोग हैं वो सब एक साथ ही एक ही दिन अगर करने लगेंगे ऑल राउंड द ग्लोब, मान लीजिए एक दिन ये अभियान चलाया पूरे पृथ्वी पे हर नदी पे एक साथ, अलग अलग चला रहे हैं तो उसका इंपैक्ट, और एक साथ किसी एक दिन चला लिया तो जस्ट इमेजिन द इंपैक्ट, कि आपको ना इसका असर सारे लोगों को एक तो पता चलेगा, सब उसके लिए तुरंत कॉन्शियस होंगे, सब अवेयर होंगे, सब सुधार करना चाहेंगे, इंपैक्ट बहुत तगड़ा होगा अगर ये सारे एक ही दिन कर दिए जाएं। लेकिन ये सारे एक दिन कैसे होंगे, क्योंकि सब अलग अलग कर रहे हैं, तो वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जहां ये सारे करने वाले एक जगह इकट्ठा हो जाए। यूनाइटेड नेशन को खुद कुछ नहीं करना, उनको बस एक प्लेटफॉर्म बना के दे देना है कि जहां पर ना ये सारे लोग एक जगह आकर के पहले कोलैबोरेट करें, बातचीत करें, फिर ऑर्गेनाइज करें और फिर एग्जीक्यूट कर दें। उसी तरीके से मान लीजिए एक दफे पानी पे हुआ तो उसी तरीके से प्लास्टिक के लिए भी हो सकता है, एयर पोल्यूशन के लिए भी हो सकता है। पहले जब तक अवेयरनेस नहीं होगा कि पृथ्वी जो है उसकी हालत ऐसी हो रखी है, तब तक क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो कोई सा प्लेटफॉर्म हो जो अवेयरनेस क्रिएट करे, लोग जब कॉन्शियस होंगे फिर वो सब अपने अपने सुधार करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जब सुधार पे आते हैं नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि सुधार हम लास्ट में सुधरे, बाकी पहले दुनिया सबसे पहले सुधरे और हम लास्ट में सुधरे। लेकिन जब जब एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है, जब लोग कॉन्शियस होने लगते हैं, तब वो खुद ही लीड द चेंज करने लगते हैं। वो फिर इंतजार नहीं करते हैं कि दूसरा सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, वो सुधर करके दूसरे को इंस्पायर करने लगते हैं सुधारने के लिए। तो ये इंपैक्ट क्रिएट करने की जरूरत है सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी कुछ होना चाहिए, कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कुड बी वसुधा आर्मी। इस एग्जामिनेशन का नाम हमने एक ट्राई किया है वसुधा आर्मी रखने का। अब वाई वसुधा? देखिए वसुधा एक संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत का जो शब्द होता है, संस्कृत में सबसे पहले फिलोसॉफी होती है, उस फिलोसॉफी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द होता है। तो वसुधा जो वर्ड है उसका मतलब होता है अर्थ प्लस एवरीथिंग इन इट, मतलब पृथ्वी और पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी में जो भी है, कोयला भी, पेड़ भी, इंसान भी, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। वसुधा वर्ड इज पृथ्वी विथ एवरीथिंग इन इट। मान लीजिए अदर नाम रख दे कोई, और आर्मी इसलिए रखना है कि जब तक हम लोग एक सोल्जर की तरह इसको फाइट नहीं करेंगे तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मली खाली नाम के लिए फाइट करने से सॉल्व भी होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। सो अदर नेम्स मान लीजिए अर्थ आर्मी रख दे, ग्लोब आर्मी रख दे, तो काम तो ये तब भी वही करेगा लेकिन डजंट गो विद द फ्लो, कि मतलब उसमें वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। मैंने कौन इस नाम में अर्थ आर्मी, ग्लोब आर्मी, खैर ये कौन सा नाम रखना ये तो यूनाइटेड नेशन के ऊपर है, वो जो भी नाम रखना चाहे, बट एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। अब इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उस पर बात करते हैं। हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर का भी। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी अकाउंटेबल टू यूएनजीए, मतलब ये जो बॉडी होगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये जिम्मेवार होगा किसके प्रति? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रति। इसको अपने सारे रिपोर्ट्स, सारे जो भी काम कर रहा है वो इसको यूएनजीए के प्रति इसकी जवाबदेही होगी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तहत। अब इसके सीईओ कौन होंगे, इसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे? मतलब इस एग्जीक्यूट तो आम लोग ही करेंगे सभी देशों के, और इसमें वॉलंटरी फोर्स आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। हर इंसान काम करना चाहता है। मान लीजिए अगर ये प्रॉब्लम अवेयर हो जाए तो बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको ना ऑर्गेनाइज और मतलब कोलैबोरेट करने का जगह नहीं मिल पा रहा है। तो आपके पास वॉलंटरी फोर्स बहुत है, पूरे पृथ्वी पे लोग तैयार बैठे हैं कि आप अगर कोई तरीका हो तो हम सब काम करने को तैयार हैं, लेकिन ना
कोई वो एक सिस्टम और प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ढंग से ना हम सब कुछ भूल भाल के ऑर्गेनाइज होके और पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसका सीईओ कौन होगा, मतलब एक जो इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे और जो जिम्मेवारी के साथ यूएनजीए को रिपोर्ट करेंगे। इसके सीईओ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को बना सकते हैं। क्या उनको ही बनाना पड़ेगा? क्योंकि मान लीजिए इसके सीईओ आप किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को बना देंगे तो हमेशा ना एक बेईमानी शैतानी होने का ना एक दूसरे, मतलब मान लीजिए किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को आपने बना दिया इसका हेड, तो दूसरे देश वाले को डाउट रहेगा कि ये पता नहीं कुछ तो हम, मतलब मान लीजिए कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि प्लास्टिक कम करना है, तो अगर राष्ट्राध्यक्ष होगा तो मान लीजिए दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को ये डाउट होगा कि अपने देश में पता नहीं कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक न्यूट्रल बंदा इसका हेड होना चाहिए, सीईओ होना चाहिए। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को इसका हेड बनाना उचित रहेगा। तीसरा, just provide a platform where people from all nations can come together and collaborate, schedule and organize and execute। देखिए इसमें यूनाइटेड नेशन को ना स्पेशली कुछ नहीं देने की जरूरत है, ना फंड देने की जरूरत है ना कुछ। वो अगर सिर्फ ये प्लेटफॉर्म बना दे तो वॉलंटरी, मतलब लोग स्वेच्छा से काम करने को तैयार बैठे हुए हैं, स्वेच्छा से अपना पैसा भी देने को लोग तैयार बैठे हुए हैं। 2-2 रुपया भी यार एक एक बंदा देने लगेगा ना तो काफी बड़ा, लोग अपनी एनर्जी भी देने को तैयार बैठे हैं, अपना टाइम भी देने को तैयार बैठे हैं, अपना पैसा भी देने को, बट वो सिस्टम नहीं है। सो अगर सिर्फ यूनाइटेड नेशन और बाकी यूनाइटेड नेशन के पास पैसे की कौन सी कमी, अगर वो खुद किसी काम को करने पे आ जाए तो उसके पास तो फंड ही फंड है। सो जस्ट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, को एक प्लेटफॉर्म बना के देने की जरूरत है वेयर पीपल फ्रॉम ऑल नेशंस, हर राष्ट्र के लोग जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह सकते हैं वो साथ आ सकें, वो कोलैबोरेट कर सकें, मतलब मिलकर के आपस में बात करें किसी भी समस्या पे, शेड्यूल करें चीजों को और फिर ऑर्गेनाइज करें, आपस में एक दूसरे को जोड़े, बताएं और फिर एग्जीक्यूट कर दें। अच्छा, इसका हम लोग इस्तेमाल और एक और अच्छी जगह क्या हो सकता है कि ऑल्सो वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा। मान लीजिए कि इसका उपयोग आप जब कोई नेचुरल डिजास्टर, मान लीजिए बाढ़ आया है, उस समय भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, मान लीजिए कोरोना के कारण केसेस बढ़ गए हैं, उस समय भी इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि ये कंबाइंड फोर्स होगा पूरे, मतलब हर लोगों का, और ये वॉलंटरी फोर्स होगा, ये पृथ्वी के लिए काम कर रहा है। तो आपस के जो विवाद होंगे यहाँ पे उसके चांसेस नहीं है। मान लीजिए बाढ़ कहीं पे भी आता है, वैसे भी ये देखा गया है कि मान लीजिए किसी भी देश में बाढ़ आया हुआ है तो जो उसका दूसरे देश से उसकी दुश्मनी भी होती है, वो भी फिर, ये प्राकृतिक आपदा ऐसी चीज है जहां ना दुश्मनों को भी दोस्त बना देती है, क्योंकि जब कहीं बाढ़ आया है तो फिर सब जो दुश्मन देश भी होता है वो भी, ये इंसान का कॉन्शियसनेस जाग ही जाता है, वो हेल्प करने को पहुंच ही जाता है, भले बाद में फिर लड़ते हैं। सो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जहां पर हम सब मिल करके कोलैबोरेट कर सके, शेड्यूल कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। बट ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कोई इंडिविजुअल या ग्रुप बनाएगा तो कभी नहीं सक्सेसफुल होगा। ये जब तभी सक्सेसफुल होगा जब यूनाइटेड नेशंस बनाएगा, और वो भी सर्वसम्मति से, पहले सारे वर्ल्ड लीडर्स बैठ करके, जब मन उनको तैयार होना होगा, समझना होगा कि करना जरूरी है, क्योंकि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन की बहुत प्यारी लाइन है, क्योंकि अगर आपके पास सारे वर्ल्ड लीडर को ये समझना होगा कि सारे देश के ऊपर ये प्रॉब्लम है, तो जब मिलकर के बैठ के इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो पृथ्वी का ही खत्म हो जाएगा। सी नो फ्यूचर जनरेशन इज गोइंग टू सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। ये एक लाइन है जो हम लोग बचपन से एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए पृथ्वी को बचाना है, हमें पृथ्वी को जैसे हमें पुराने जनरेशन से मिला है वैसे ही फ्यूचर जनरेशन को दे देना है। तो फ्यूचर जनरेशन, और एक ये भी एक अर्थ जिस दिन खत्म होगा तो फ्यूचर जनरेशन देखेगा, मतलब फ्यूचर जनरेशन को, अर्थ पृथ्वी पे जो तबाही मच रही है उसको फ्यूचर जनरेशन को झेलना है, तो हमें ना बचा के फ्यूचर जनरेशन को एक ठीक ठाक अर्थ दे देना है ताकि उन्हें तबाही ना झेलना पड़े। लेकिन जो ये तबाही फ्यूचर जनरेशन हम लोग करते रहते हैं, कोई फ्यूचर जनरेशन नहीं है, वी आर डेड जनरेशन। हम ही है वो जनरेशन जो इस पृथ्वी पे तबाही को झेल रहे हैं। मान लीजिए कोरोना है, बाढ़ है, भूकंप है, इन सब तबाहियों को हम ही झेल रहे हैं। वी आर डेड जनरेशन, ईदर वी सेव द अर्थ और वी आर डूम्ड। या तो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं, या तो हम लोग पृथ्वी को बचा लें या जाना तय है। देखिए अभी से मान लीजिए कि अब सपोज करिए कि फ्यूचर में पृथ्वी, हम कैसा पृथ्वी चाहते हैं, या तो 5 पॉसिबिलिटी हमने ऐसे लिख दिया है, बट जस्ट फॉर कि आप समझ सके कि अगर हम अलग अलग रास्तों को लें तो एक अलग अलग पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। सपोज करिए हमने ना यहाँ से एक टारगेट लिया कि हमें ना हरी भरी पृथ्वी बनानी है, खूबसूरत सी पृथ्वी बनानी है, जहाँ पे ना हवा पानी सब कुछ अच्छा हो। पृथ्वी पे कितना पानी है लेकिन इस पे कोई एफर्ट नहीं है। मंगल पे पानी है कि नहीं, उस पर 500 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं रिसर्च करने में। अरे पानी मिल भी गया तो क्या हो जाएगा, लाइफ क्रिएट कर लेंगे।
सिर्फ पानी से थोड़ी ना लाइफ क्रिएट हो जाएगा, पानी के अलावा एयर चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट्स चाहिए, और सारे मिल भी गए तो फिर थिन बैलेंस में चाहिए। पानी फिर अगर आपको मान लीजिए बर्फ के फॉर्म में मिल रहा है तो कैसे लाइफ क्रिएट हो जाएगा, फिर तो सिर्फ, और वो होगा तो पता नहीं कब होगा। तो उस पे एफर्ट ज्यादा होता है कि मंगल पे पानी खोज ले, मतलब वो सब सिर्फ शो ऑफ है। आपके पास जो है उसकी कोई कदर नहीं है, और जो नहीं, जहां नहीं है वहां खोज के निकाल करके ना प्राउड फील करते हैं। बस यही फर्क है। वो करना गलत नहीं, आप खोजिए, उससे मतलब उस पे कोई क्या कर सकता है, लेकिन जो है उसकी कदर तो करें। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, अगर हम लोग काम करें तो एक ग्रीन, हरी भरी और प्यारी सी पृथ्वी बना सकते हैं। मान लीजिए वैसा काम नहीं करते हैं, हम अपने जो भी कर रहे हैं वो करते रहे, तो फिर एक 2012 करके फिल्म आई थी, फिर वैसी पृथ्वी बन जाएगी कि फिर भूकंप आ रहा है, फिर भागिए अपना अपना लेकर के प्लेन बनाइए और हम सब उसमें अंदर, मतलब या वो मूवी अब देखिए तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है पृथ्वी का, भूकंप, बाढ़, सुनामी, अब उसके बीच में सब अपना अपना जीवन बचाने के लिए भाग दौड़ रहे हैं। तीसरा मान लीजिए इंटरस्टेलर अर्थ, ये सारे फिल्में हमें यही सिखाने का प्रयास कर रही हैं। इंटरस्टेलर मूवी है, नोलैन की इतनी प्यारी मूवी है, उसमें देखिए कि पृथ्वी पे ना अब पृथ्वी बचने वाली नहीं है, तो आज उससे बाहर निकल के कोई नई पृथ्वी ढूंढने का कोशिश हो रहा है। चौथा मान लीजिए रोबोटिक अर्थ, कि कोरोना आया है तो मास्क लगा लिए, कुछ दिन में रेडिएशन के से बचने के लिए स्टील के प्लेट्स, मतलब इस पता नहीं स्टील से रुकेगा या नहीं, जो भी जिससे भी रुकेगा उस एलिमेंट का प्लेट लगा लीजिए हाथ पर, मतलब इंसान जो है रोबोट बन जाए। चारों तरफ से मास्क लगा लीजिए, ग्लासेस लगा लीजिए, सर पे हेलमेट लगाइए। ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी है, जिस तरफ से लेके जाएंगे पृथ्वी को, जैसी पृथ्वी बनेगी हम इंसानों को वैसे ही रहना पड़ेगा। तो रोबोटिक अर्थ हो जाएंगे, या इंटरस्टेलर वाला अर्थ बनाए, या 2012 वाला अर्थ बनाए, या एक विल स्मिथ वाला एग्जांपल है, डिफरेंट एग्जांपल है। विल स्मिथ की एक पिक्चर थी आई एम लेजेंड, उसमें वो एक कुत्ता बचा था, मॉल वॉल में सब पड़े हुए हैं, कुछ है नहीं, बस ऐसी कोई फिल्म थी। तो आप किस तरह का हम पृथ्वी बनाना चाहते हैं, ये चॉइस अभी हमारे पास है, तो उसके लिए काम करना होगा। जिस तरह की पृथ्वी हम बनाना चाहते हैं, मान लीजिए ग्रीन और हरा भरा पृथ्वी बनाना है तो ऐसा बनाएं, और बाकी अभी तो जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं 2012 और इंटरस्टेलर जैसी पृथ्वी तो हम लोग बना ही रहे हैं। एक देसी एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल को यहाँ पे कोट करना चाहेंगे, जिससे कि समझने में समस्या को बहुत आसानी होगा। आपने कभी पानी को बॉयल होते हुए देखा है? तो 0 डिग्री पे पानी आपने उठाया, मान लीजिए बर्फ उठा लिया और उसको डाला और आपने बॉयल करना स्टार्ट किया, तो 100 डिग्री पे तो भाप बन जाता है, वेपर बन जाएगा, पानी रहेगा नहीं। लेकिन बीच में मान लीजिए कि 0 से जब वो बॉयल होना शुरू हुआ तो 37 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर मान लीजिए कोई भी उसमें पानी के अंदर उंगली डाल के खड़ा रह सकता है कि हाँ मेरा हाथ नहीं जल रहा है। फिर बढ़ेगा 38 डिग्री, तो तब भी आप रह सकते हो। 39 डिग्री, 40 डिग्री रह सकते हो। 40 डिग्री के बाद पानी थोड़ा गर्म होने लगता है, तो आप उंगली निकाल लोगे, हाथ निकाल लोगे। लेकिन कोई जिद्दी आदमी आ जाएगा, वो बोलेगा कि नहीं हम तो इसमें डाल कर देखो, अभी दिखाते हैं, और वो ना डाल देगा, फिर वो थोड़ी देर रोक के रखेगा, देख देख डाल दिए। फिर 41-42, जब वो फिर 42 के बाद इतना हालत खराब हो जाएगा कि फिर वो भी हटा लेगा, कि अब मतलब उसकी सारी वो हेकड़ी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन अभी हमारे पृथ्वी का, ये कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए कि पृथ्वी जब बर्बाद होगी तब होगी, वो हो जाएगा कि वेपर हो गया सब, मतलब 0 डिग्री से सीधा 100 डिग्री पहुंच गया, पृथ्वी तबाह। तो उसमें क्या होगा, हम लोग सीधा मर जाएंगे। मान लीजिए भूकंप आया और सीधा ही हम लोग उसके अंदर गिर गए और मर गए, तो क्या हुआ, 1 मिनट का दर्द हुआ, खत्म। लेकिन मान लीजिए कि 2 पत्थरों के बीच में हम अटक गए और काफी मान लीजिए बॉडी पे काफी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, अटके पड़े हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन मर नहीं रहे हैं, 7 दिन तक वैसे ही पड़े रह गए, तो क्या होगा, फिर तरप तरप के मरेंगे, है ना। तो अभी जो सिचुएशन है पृथ्वी का, वो कुछ ऐसा 42-43 डिग्री वाला है कि अभी हम मरेंगे भी नहीं पर तरपते रहना है। ये प्रॉब्लम से निकलेंगे, मान लीजिए अभी बाढ़ आएगा, इससे निकलेंगे तो भूकंप आएगा, तो उससे कोरोना आ जाएगा, फिर एक नया कुछ आ जाएगा। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट है। एक बार को खत्म ही हो जाए पूरा पृथ्वी, वो ज्यादा आसान है कि चलो ठीक है, निकल गया, निपट गया सब मामला। बट अब ये जो 42 से 43 डिग्री वाला सिचुएशन है कि आप ना मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं, ये ज्यादा खराब है। तो ये अभी जो सिचुएशन है हमारी पृथ्वी का, वो ये है। अब यहां से हम या तो इसको बचा लें पृथ्वी को और खुद को, और या तो फिर इसका हिस्सा बन के जितना डिस्ट्रॉय हो रहा है होते रहे। सो नीड फॉर ह्यूमैनिटी, तो जो इंसान है उनको ये समझना पड़ेगा। वैसे इंसान, जो हम इंसान है, अभी इंसान रह ही नहीं गए और हम जानवर भी नहीं रह गए, हम मतलब दानव हो चुके हैं। आप देखेंगे कितने लोग हैं ना जो यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालते हैं। अब ना जिंदा मछली फ्राई करते हैं तेल के अंदर, तो उसमें क्या बताते हैं कि जिंदा मछली फ्राई करते हैं, वीडियो बनाते हैं तेल के अंदर बॉयल करके, और उसमें बताते हैं कि इससे
वो लाइव वीडियो बना के डालते हैं और उनको मिलियंस और बिलियंस में लोग देखते हैं और कहते हैं वाह, मतलब टेंडर पीस, जो मीट का पीस होगा वो टेंडर हो जाएगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। आप जिंदा बॉयल कर रहे हैं, आपको ऐसे मार के खाना है, खा लो। ये क्या तरीका है? आप जिंदा बॉयल कर रहे हो, प्रकृति के दिन आपको जिंदा बॉयल करेगी। दूसरा आप देखेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं, मान लीजिए कि नॉनवेज भी आप खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाइए, लेकिन जितना खाने के लिए खाइए तो सही है, शो ऑफ के लिए। मान लीजिए कोई पब्लिक ओकेजन है, शादी है, ब्याह है, किसी का बर्थडे है, अच्छा ओकेजन है, उसमें भी जीव जंतुओं को मार के खा रहे हैं, चलो खाओ, बट उसमें ना खाने से ज्यादा शो ऑफ पे फोकस रहता है। ट्राई दिस क्रैब, ओ दिस प्रॉन्स, खाना कम है, दिखाना ज्यादा है, क्योंकि अगर ये सारा कुछ नहीं रखेंगे, मटन चिकन, मतलब बुफे बनाते हैं प्रॉपर शो ऑफ, खाने पे इतना फोकस नहीं होता जितना कि दिखाने पे होता है। तो हम ना इंसान थोड़े से ज्यादा ही पागल हो चुके हैं। सो नीड फॉर ह्यूमैनिटी टू फॉरगेट ऑल डिफरेंसेज एंड डिवाइड्स। तो अभी हम इंसानों के पास ये ऑप्शन है कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो हमें ना टू फॉरगेट ऑल डिफरेंसेज एंड डिवाइड्स, कि हमें ना हर तरह का जो डिफरेंस है और डिवाइड्स है ना, उन सबको भूलना होगा कुछ दिनों के लिए। नॉर्थ वर्सेस साउथ, के नॉर्थ पृथ्वी अलग है, साउथ पृथ्वी, दोनों लड़ रहे हैं। ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ईस्ट वाला अर्थ अलग है, वेस्ट वाला अर्थ अलग है, दोनों लड़ो। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म, सभी ऐसा कुछ नहीं है, सभी जरूरी हैं, सबके अंदर विचारधारा का मतभेद हो सकता है, पर लड़ाई में ना जहां रह रहे हैं उसी को खत्म कर रहे हैं। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये सारे डिवाइड्स हैं, इस पे हमने ना, इंसानों ने आपस में डिवाइड करके हम खुद को तो मार ही रहे हैं, उसके अलावा हम पृथ्वी को भी खत्म कर रहे हैं और उसके जीव जंतुओं को भी खत्म कर रहे हैं, दूसरे जिनका कोई दोष नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता है कितने पेंगुइन्स, कितने जो जीव जंतु है ना, करोड़ों करोड़ों के अमाउंट में ना मर मर के ना समंदर के किनारे आके रोज डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसको सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। अभी जो ह्यूमन इंड्यूस्ड सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, बहुत ही बड़ी आबादी में ना हर जीव विलुप्त और मर रहे हैं। इस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं और उसमें भी हम लड़े जा रहे हैं। तो हमें ना अभी वो डिफरेंस और डिवाइड भूलना होगा, नॉर्थ वर्सेस साउथ का, ईस्ट वर्सेस वेस्ट का, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम का, रिच वर्सेस पुअर का, अमीर वर्सेस गरीब का, गुड वर्सेस एविल का, अच्छा कौन बुरा कौन, ये सारे डिवाइड्स भूलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम इसके चक्कर में फिर और लड़ते रहेंगे और बर्बाद करते रहेंगे। सो वी ऑल शेयर द सेम अर्थ, हम सब ना एक ही पृथ्वी का हिस्सा है, हम उसी एक पृथ्वी को शेयर करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू सेव इट, पहले तो इसको बचाना होगा, तभी हम बच पाएंगे। देन वी कैन कीप ऑन फाइटिंग, उसके बाद लड़ते रहो आप। लेकिन जब अगर पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो फिर आपस में लड़ के क्या करोगे? पहले तो वो तो तब लड़ोगे ना जब जो जगह है जहां लड़ने की वो सही सलामत रहे। अभी तो वो जगह ही, पृथ्वी की ही हालत खराब है, आपस में क्या लड़ोगे आप? तो अभी पहले पृथ्वी को बचाने के लिए सारी लड़ाइयां और ये सारे डिवाइड्स भूल करके हम सबको एक होकर के लड़ाई लड़नी होगी। सो प्लीज सेव द अर्थ। तो सबसे पहला जो अभी हम सबका ये कर्तव्य बनता है वो है कि हम पहले इस पृथ्वी को बचाएं, क्योंकि आने वाले जनरेशन के लिए, उन बच्चों के लिए जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कोई दोष नहीं, उनका क्या, वो तो ऐसे ही पिस जाएंगे बिना मतलब का, उनका तो कोई दोष भी नहीं है। सो प्लीज सेव द अर्थ। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म बना के हम लोग अर्थ को बचाने की लड़ाई में कुछ अच्छा एक योगदान कर सकते हैं, तो इसके लिए सिर्फ आपको ना अपने अपने देश के जो भी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, उन सबसे हम सबको मिलकर के अपील करना होगा कि वो यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास करके ऐसा कोई बॉडी बनाए, उसका नाम अगर वसुधा आर्मी रखना है तो रखें, या और भी उनको और कोई बेहतर नाम ऑप्शन सूझता है तो वो रखें, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे जहां पे मेरे जैसे, आपके जैसे और भी जो लोग हैं वो सब कोलैबोरेट कर सके, आकर के मिल बैठ के बात कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके किसी भी मूवमेंट को, और फिर उसको प्लान कर सके किस टाइम पे करना है, और देन एग्जीक्यूट कर सके, और इस पे और भी बहुत सारे काम कर सके। जो ये तो फिर यूनाइटेड नेशन में स्पेशलिस्ट बैठेंगे, वर्ल्ड लीडर्स बैठेंगे, तो उनके पास कितने ऑप्शंस है। बट सबसे पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जहां वो प्लेटफॉर्म मतलब किसी देश का नहीं है, किसी लोगों का नहीं है, अमीर गरीब का नहीं है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का नहीं है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है, क्रिश्चियनिटी इस्लाम का नहीं, मतलब किसी का नहीं है। वो सिर्फ पृथ्वी को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जब भी अगर पृथ्वी बाढ़ आएगा तो उसमें सभी मरेंगे, उस बाढ़ में फिर ये जितने भी डिवाइड आप कर लो उससे क्या फर्क पड़ता है? हिंदू मुस्लिम भी मरेंगे, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लोग भी मरेंगे, कैपिटलिस्ट भी मरेंगे और कम्युनिस्ट भी मरेंगे, और उसके अलावा अमीर भी मरेंगे, अब कोरोना, और गरीब भी मरेंगे। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जिसका सोल इंटेंशन अभी पृथ्वी को बचाने का हो, और उस प्लेटफॉर्म को बना करके
सेव द अर्थ कैंपेन लॉन्च करने के, पृथ्वी को बचाने के लिए एक सारे वर्ल्ड लीडर्स के लीडरशिप के अंदर हमें एक अभियान स्टार्ट करने की जरूरत है। सो अगर आपको ये सॉल्यूशन कुछ लगता है कि इससे कुछ हो सकता है, तो हम सबको मिलकर अगर आवाज उठाएं तो ये प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशन से अपील करके बनवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।